यदि आप केवल थंबनेल देखकर आए हैं तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि आप कृपया पॉडकास्ट को 5 मिनट सुनने के बाद अपना कोई मन बनाइएगा। आपको ये सुनकर अटपटा लग सकता है और हो सकता है कि जो कहा जा रहा है उस पर आप विश्वास करने के लिए तैयार ना हो, और आप सही हैं। आपकी सोच भी सही है, क्योंकि आपको कभी मौका ही नहीं मिला सोचने का, या फिर कहें आपने रुककर सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या बदल गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप चाहें न चाहें आप सदैव अपने बारे में ही चिंतित रहे, या फिर आपको ऐसे हालात में रखा गया कि आप हमेशा अपने बारे में ही सोचें। आपके आसपास ऐसे लोग जमा होते रहे जो हमेशा आपको अपने बारे में ही सोचने को प्रेरित करते रहे, और आगे भी करते रहेंगे, मजबूर करते रहेंगे। यहाँ आपसे तात्पर्य आप स्वयं और आपसे जुड़ी हुई हर वो चीज़ है जिसके बारे में आप चिंतित होते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, जैसे आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ, आपकी यात्रा, आपका एंटरटेनमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट वो बात या वो एक्टिविटी जिसमें आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जहाँ बड़ा शेयर आपका है। इसे कुछ इस तरह कह सकते हैं कि वो सब कुछ जिसमें आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, जिसमें आपकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी है, जिस काम का या जिस बात का प्रभाव सबसे अधिक आप पर पड़ता है। यदि ऐसी कुछ चीज़ है जहां आपका हिस्सा कम हो जाता है तो आप फौरन उस गतिविधि से, उस एक्टिविटी से, उस काम से बाहर हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं उसे। इसका मतलब है कुछ भी जहां इनपुट अधिक है और आउटपुट कम है वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा सिखाया गया है, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी डील जिसमें इनपुट ज़्यादा हो और आउटपुट कम हो, वो डील आपके लिए बुरी है, इसलिए आपने वहाँ नहीं जाना, उस डील को नहीं करना। आपको ऐसा सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया है, ऐसा कंडीशनिंग की गई है आपकी। अच्छा, यहाँ आपसे मतलब आप स्वयं जो सुन रहा है उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। लेकिन ये डील सच्ची नहीं है, ये डील सही नहीं है, ये गलत है, ये सोच गलत है, क्योंकि ये सनातन की सोच नहीं है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने सदैव देने में ही विश्वास किया है, लेने में नहीं। ऐसा हम अपने जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ने के बाद यही समझ में आता है। किंतु पिछले करीब 1000 वर्षों ने हमारी सोच के डीएनए को कहीं ना कहीं बदल दिया है। हमारी सोच, हमारी क्रियाकलापों को कुछ इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, कुछ इस प्रकार के तत्व मिला दिए हैं। हम जानते बूझते हुए सदैव एक ही प्रकार की त्रुटि, एक ही प्रकार की गलती करते जा रहे हैं, और न जाने कितनी पीढ़ियों से ये सब चलता आ रहा है, किंतु वो इंग्रेडिएंट हमारे अंदर से कभी बाहर नहीं निकले। हम सभी स्वार्थी हो गए। हम सभी स्वार्थियों में अधिकतर लालची भी हो गए, और उन अधिकतर लालचियों में से भी अधिकतर घमंडी हो गए। यानी 100% स्वार्थी हैं, उस 100% में 50% लालची भी हैं, और उन 100% के 50% का 50% घमंडी भी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम पिछले 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक ऐसे गुलाम नहीं रहते जैसे हम हैं। खैर, इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, तो क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे राजसत्ता राष्ट्र की शत्रु है। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इसी बारे में बात करते हैं। और यदि कभी आपने स्वयं भी इस बारे में सोचा है और ऐसा पाया है तो स्वागत है। ये अगले कुछ चंद मिनट आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्टेट इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स द नेशन। राजसत्ता
राष्ट्र की शत्रु कैसे है। आपने कभी स्वयं इस चीज़ को खोजा नहीं होगा, अपने रिसर्च नहीं की होगी, हालांकि आपको अच्छी तरह से पता है जब मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखूंगा। पहला, जिस लापरवाही और जिस भावना से आप पोस्ट ऑफिस में घुस जाते हैं, यदि आपको कोई कहे कि जाओ ये काम करके आओ पोस्ट ऑफिस में, तो आप फौरन से पेशतर फट से पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं यदि आपसे कोई एक काम डाकखाने की बजाय पुलिस स्टेशन में करके आने को कहा जाए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, 2 बारी सोचेंगे, 10 सवाल पूछेंगे, पूरी तैयारी करके जाएंगे। ऐसा क्यों है? दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिस हैं, दोनों गवर्नमेंट ऑफिस। एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है, दूसरा शायद होम मिनिस्ट्री का है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो, यदि आज आपको या मुझे या हम सभी में से किसी को भी अगर हमें जनता की सेवा करनी है, यानी अपने समाज की कोई भलाई करनी है, तो उसमें सबसे अच्छा काम जो है भारतीय संविधान के अनुसार लोक कल्याण के काम के लिए राजनीति से बढ़कर कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। किंतु आप मुझसे 100% सहमत होंगे कि भारत के 99.99% लोग यदि चाहें भी तो भी राजनीति में पैर नहीं रख सकते। और मैं दावे से कह सकता हूं कि न तो आपको आपकी शिक्षा के दौरान और न ही हमारे बच्चों को उनकी शिक्षा के दौरान कभी ये बताया जाएगा। उल्टा इसके विपरीत जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। सब कुछ रोजी फ्लावर्स दिखाए जाएंगे, और जब एक व्यक्ति जीवन की सच्चाई के रूबरू होता है, प्रत्यक्ष उसे दिखता है कि जो उसने किताबों में पढ़ा है समाज में ठीक उससे उलट हो रहा है, तो उसे अपने उन शिक्षा के वर्षों का हिसाब जो है वो बेकार लगने लगता है। कभी आपने सोचा है कि जो भी शिक्षा हमने ली है या जो भी शिक्षा हमारे बच्चे ले रहे हैं, क्या उस शिक्षा का कोई उपयोग जीवन में होने वाला है? क्योंकि एंड रिजल्ट जो है वो पैसा कमाना है। अब वो आप बिजनेस से कमाएं, नौकरी करके कमाएं, कंसल्टेंसी से कमाएं, कोई ईंटें उठा के कमाएं, कमाना तो पैसा ही है, एंड रिजल्ट तो पैसा ही कमाना है। फिर क्यों उन बच्चों को इतने साल उनके बर्बाद किए जाते हैं? और इनफैक्ट जिन वर्षों में उन्होंने एक सख्त इंडिविजुअल बनना था, जीवन के और कोई दूसरे काम करके, उन्हें बाकायदा स्कूल में बिठा बिठा के उनकी हड्डियों में पानी भर दिया जाता है पहले 20 साल, ताकि वो किसी काम के न रहें। ज़रा सी धूप हो तो छाया की तरफ भागें, ज़रा सी गर्मी हो तो सर्दी की तरफ भागें, 5 मिनट दौड़ने पर पानी पानी करते फिरें। क्यों नहीं हमारे सिस्टम को पता कितनी पीढ़ियां हैं? कम से कम 3 पीढ़ियां तो गुजर गई हैं स्कूल सिस्टम से। तो क्यों ना माना जाए कि ये जो सिस्टम है ये हमारे राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहा है। आप देखिए, बिना सोचे समझे जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। अच्छी तरह से पता है कि कोई आर्य नहीं थे जो बाहर से आए थे। ये उपक्रम है उन अंग्रेज़ों का अपने आप को अच्छा और हमें बुरा साबित करने का। लेकिन क्या किसी भी गवर्नमेंट ने, क्या किसी भी टीचर ने, मैं कहता हूँ आज कोई बच्चा अपने एग्ज़ाम पेपर में ये लिख के आ जाए, क्या उसे मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं। हमारी सिविल सर्विसेज में जो पढ़ाई हो रही है, क्या वहाँ अगर आप आर्यन इन्वेजन थ्योरी को नकार देंगे तो क्या आपको नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जबकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो जो अंग्रेज़ों ने किताब लिखी है या अंग्रेज़ों के टट्टुओं ने किताब लिखी है उसके अनुरूप ही उत्तर दिया जाए। कुछ नहीं बदला है। क्या आपको पता है कि रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टियां जो हैं वो अब सरकारी छुट्टियां नहीं हैं? यदि आपको पता है तो भी, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए। क्या ये इशारा नहीं है कि स्टेट इज़ हॉस्टाइल टुवर्ड्स द नेशन? 2 हमारे इतने बड़े पर्व, और उसमें पहले छुट्टी थी, उन छुट्टियों को हटा दिया गया है क्योंकि जो हमारा राष्ट्र है ये उसका त्यौहार है। स्टेट को नहीं लगता है कि ये त्यौहार है। जो त्यौहार स्टेट को लगेगा कि जो त्यौहार है उसी दिन छुट्टी दी जाएगी। अब वो हो सकता है उसे ईद लगे, मुहर्रम लगे, क्रिसमस लगे,
वो आप तय करिए। भारत में सबको पता है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति गौ माता को मानने में भरोसा करती है। फिर क्यों ऐसा है कि भारत वर्ल्ड के पहले और दूसरे बीफ एक्सपोर्टर्स में है? इतनी कितनी की जनता है भारत की जो इस मीट के कारोबार में लगी हुई है कि भारत वर्ल्ड का नंबर 1-2 एक्सपोर्टर बन चुका है? नहीं, भारत राष्ट्र नहीं है, किंतु भारत एज अ स्टेट अवश्य ये मानता है। उन्हें अवश्य ये लगता है कि इस तरीके से पैसा बन रहा है, बनाओ, उसमें राष्ट्र की भावना का कोई सरोकार नहीं है। भारत राष्ट्र जो मूलतः सनातन सभ्यता है, भारत राष्ट्र के सनातन सभ्यता के सभी बड़े मंदिर और कुछ छोटे मंदिर भी सरकारी कब्जे में क्यों है? तो स्पष्ट है कि स्टेट इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स द नेशन। जो अंग्रेज ने बनाया था सिस्टम, जब वो हम पर राज कर रहा था, वो सिस्टम आज तक चलता जा रहा है। तो कैसे मान लिया जाए कि हम स्वतंत्र हैं? कैसे मान लिया आपने? क्या बदला है? जो अंग्रेज का लठ था वो पहले आप पर पड़ता था, अब वो पहले भी अंग्रेज कहता था और लठ बजाने वाले भारत के ही लोग होते थे। अब इतना बदल गया है कि आदेश अंग्रेज का किसी एक को आता है, वो भी रिमोटली। अब वो ऑर्डर देने वाला भी जो है वो भारतीय ही हो गया है और लठ फिर से भारत के ही जवान बजाते हैं। आप कभी सोचिएगा, ये जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, आज़ादी की लड़ाई में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जलियांवाला बाग हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सोचो भाई, वो जलियांवाला बाग हो तो गया, गोलियां तो चली, लेकिन चलाई किन्होंने? वो भी तो आप और हम ही थे। ध्यान से देखिएगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके रिश्तेदार रहे होंगे वो। क्यों? फिर वो कैसे वो भी हमारे दोस्त, वो भी हमारे साथ के, जिन्होंने गोलियां चलाई, और जिन पर गोलियां चली वो भी हमारे साथ के। ये सिस्टम बदली होना चाहिए था ना। जो लोग हम पर गोली चला रहे हैं वो हमारे हितैषी कैसे हो सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई वो भी, और जिन पर गोलियां चली वो भी एक ही तरफ हों? अच्छा, यहाँ पर वो जो इनपुट और आउटपुट का इक्वेशन मैंने दिया था वो यहाँ काम में लाया जाएगा। इन सब बातों को सोचने के फौरन बाद बहुत से लोग होंगे जो ये हमें क्या करना है। तो मैं ये जो आपका ध्यान इसलिए आकर्षित किया था मेरे भाई, कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ज़्यादा दूर नहीं है। जिन स्थितियों को मुझे लगता है जो स्थितियाँ बनने वाली हैं वो बहुत जल्द आप भारत में देखेंगे। नहीं, इस पॉडकास्ट में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बाकायदा अपने तर्क और जो फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठे करके फिर ही बात करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बात सुननी और आपका मैं आपका नहीं, आपसे मेरा मतलब है हम सबका, ये जो मैं हम करते रहते हैं ना, इसे छोड़ने का समय आ गया है। जितनी जल्दी हम ये छोड़ दें उतना अच्छा है, हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा है। ये जो आने वाला समय है, जो हमारे ठीक भविष्य सामने दिख रहा है, वो हमें ये चेतावनी दे रहा है कि ये जो मैं करते रहेंगे हम, तो हम वापस वहीं चले जाएंगे जहाँ से हमें लग रहा है कि हम निकल कर आए हैं। 100 साल पहले की कोई भी पुरानी किताब उठाइए और उसमें देखिए कि वहाँ जीवन में क्या था। हाँ, वो अलग बात है कि पहले इतने ज़्यादा पेड़ होते थे, पेड़ नहीं है, अब इलेक्ट्रिसिटी है, अब सब कुछ है। लेकिन वो जो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक इक्वालिटी, वो जो सामाजिक समरूपता है वो नहीं रहेगी। वो कैसे नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, जैसा मैंने कहा, मैं अपने अगले पॉडकास्ट में उसके बारे में बात करूँगा। फ़िलहाल तो मुझे यही बताना था। हमारे कुछ मित्रों ने ये सजेस्ट किया था कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि केवल जो भी सब्सक्राइबर्स हैं ये उनके लिए कर लें। अब चूंकि हमारा सब्सक्राइबर बेस अभी बहुत ही छोटा है, 100-150 लोग ही हैं। तो ठीक है, कोशिश करते हैं, फ़िलहाल ओपन रखेंगे। और यदि आपको लगता है कि आप किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आपके कोई सवाल हैं, या आप कुछ
बताना चाहते हैं हमें, जिसे हम और आगे तक बढ़ा सकें, तो प्लीज़ हमें ईमेल करिएगा या कमेंट दे दीजिएगा। लेकिन अगले पॉडकास्ट में मैं आपको अवश्य ये बताऊंगा कि कैसे स्थितियां विकट होंगी और कैसे हमें उन स्थितियों से, या जो स्थितियां आने वाली हैं जिनसे हमें लड़ना पड़ सकता है, वो क्या स्थितियां होंगी, कैसे लड़ेंगे, वो फिर आगे बात करेंगे। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए, इसीलिए मैंने इसे केवल ऑडियो रखा है, ताकि मैं चाहता हूं कि कोई भी है उसे केवल सुनना है, बात सुननी, आप तक केवल बात पहुंचानी है। जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचे उतना अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अब ये बात मैं की नहीं रह गई है, ये बात हम की आ गई है। मैं एग्जिस्ट नहीं करेगा, यदि हमारा कोई अस्तित्व रहेगा तो वो हमसे ही रहेगा, ठीक है। और यदि कोई आपको नहीं पता चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो कुछ अजीब ही बात कर रहा है, हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना, तो इसीलिए नहीं सुना क्योंकि स्टेट इज़ हॉस्टाइल टुवर्ड्स द नेशन। जो बात स्टेट के फ़ायदे की नहीं है वो आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बात स्टेट के फ़ायदे की नहीं है वो नेशन के फ़ायदे की भी ना हो। राष्ट्र कुछ और चीज़ है, राजसत्ता कुछ और चीज़ है। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया, हमने 15-20 मिनट बात कर ली है। अगले अंक में मिलते हैं आपसे, मैं बताऊंगा आपको कि क्या सिचुएशन होने वाली है। जय श्री राम।